छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत कुंभा की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, जिनके अंदर कुंभा की जो विस्तारवादी नीतियों के माध्यम से प्रसार की नीतियों के माध्यम से कुंभा ने अपने राज्य का जो प्रसार किया और जो राजनीतिक उपलब्धियां उसके द्वारा प्राप्त की गई, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में बात की थी कि किस प्रकार से कुंभा के सामने समस्याएं थी। मेवाड़ की समस्या, मारवाड़ की समस्या, इन समस्याओं से उबर कर कुंभा ने जो अपनी प्रसारवादी नीति अपनाई थी, उसकी वजह से उसके अन्य शासकों के साथ संघर्ष होने अनिवार्य थे। केंद्र में दिल्ली सल्तनत की जो केंद्रीय सत्ता थी, उसमें से तुगलक वंश के प्रभाव के कमज़ोर होने के कारण, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ तुगलक की शक्ति कमज़ोर होने के बाद में सल्तनत का प्रभाव कम हुआ और जो प्रांतीय अधिकारी थे, उन्होंने दिल्ली के प्रभुत्व से मुक्त होकर के स्वयं को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था, जिनमें मेवाड़ के 3 पड़ोसी राज्य थे, मालवा, गुजरात और नागौर, और तीनों ही अपनी सत्ता का विस्तार करना चाहते थे। कुंभा की भी विस्तारवादी नीति थी, जिसके कारण इनका संघर्ष अनिवार्य था। हम सबसे पहले बात करेंगे मालवा और कुंभा के बीच संघर्ष की बात। मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा और मालवा के उस समय के शासक महमूद खिलजी के बीच जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के कई कारण थे। पहला कारण था दोनों शासकों की विस्तारवादी नीति, क्योंकि केंद्रीय सत्ता निर्बल हो गई थी, दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। उसके कारण क्षेत्रीय शक्तियों को केंद्रीय शक्ति का भय अब नहीं रहा था और सभी प्रांतीय शक्तियां अपने अपने साम्राज्य का, अपने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। और इसी सीमाओं के विस्तार के कारण, क्योंकि कुंभा और महमूद खिलजी दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों का ध्येय अपने राज्य को विस्तृत करना और सुदृढ़ करना था। और इसके लिए दोनों जो ऐसे क्षेत्र थे जिन पर, जैसे मांडलगढ़, जहाजपुर, बिजोलिया, डूंगरपुर, बदनौर, इन पर दोनों के दोनों अपना अधिकार रखना चाहते थे। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य संघर्ष चलता रहता था और कोई क्षेत्र कभी किसी के अधिकार में चला जाता था तो कोई क्षेत्र कभी किसी के पहले वाला उस पर पुनः अपना अधिकार कर लेता था। महमूद खिलजी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। संघर्ष का दूसरा कारण मालवा की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना था। 1435 में मालवा के सुल्तान होशांग शाह की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के साथ ही मालवा में अव्यवस्था फैल गई। होशांग शाह का बेटा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन अव्यवस्था का फ़ायदा उठाकर उसका एक मंत्री महमूद खिलजी मालवा के सिंहासन पर बैठ गया और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और गुजरात के सुल्तान के आक्रमण से मालवा को बचाने के लिए वह उसमें लग गया। इसी बीच होशांग शाह के एक और पुत्र उमर खां जो था, वो मालवा से भागकर पहले गुजरात पहुंच गया और उसके बाद वो कुंभा के दरबार में चला गया, जहां उसका न सिर्फ स्वागत हुआ बल्कि मालवा का सिंहासन उसको दिलाने के लिए मेवाड़ की सैनिक सहायता का भी आश्वासन कुंभा के द्वारा उसको दिया गया। और मेवाड़ की जो सैनिक सहायता थी, उसी के सहारे उमर खां ने सारंगपुर के युद्ध को जीत लिया
और इस अभियान के बाद मेवाड़ की सेना वापस आई। जैसे ही सेना वापस आई, महमूद खां ने सारंगपुर पर आक्रमण करके उसे पुनः जीत लिया और उमर खां इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। और क्योंकि कुंभा ने मालवा के उत्तराधिकार की समस्या में हस्तक्षेप किया था, जिसकी वजह से महमूद खां ने उसे कुंभा को अपना शत्रु मान लिया और दोनों के बीच शत्रुता बनी रही। युद्ध का या संघर्ष का तीसरा कारण था मालवा के सुल्तान के द्वारा कुंभा के विरोधियों और असंतुष्टों को अपने यहाँ शरण देना। पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि राजकुमार चूंडा और उसके भाई मोकल का दरबार त्याग कर मालवा में पहले ही आ चुके थे, और उसके बाद मोकल के हत्यारे महपा और अक्का ने भी मालवा में शरण ली। कुंभा ने जब महपा और अक्का को सुल्तान से मांगा तो सुल्तान ने उनको सौंपने की मांग को ठुकरा दिया। इसी के बाद कुंभा के भाई खेमकरण ने भी कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने बड़ी सादरी पर अधिकार जमा लिया, और जब मेवाड़ की सेना ने उसे खदेड़ा तो वह भी भाग करके सुल्तान महमूद खिलजी के दरबार में पहुंच गया। इस तरीके से दोनों ने, मालवा और मेवाड़ ने, दोनों ने एक दूसरे के विद्रोहियों को अपने यहाँ पर शरण दे रखी थी, जिसके कारण दोनों के बीच संघर्ष होना अनिवार्य था। राजस्थानी चारण साहित्य के आधार पर हरविलास शारदा ये मानते हैं कि 1440 ईस्वी के पूर्व महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य 5 बार युद्ध लड़े गए, और इन 5 युद्धों में महमूद खिलजी पराजित हुआ। नैणसी और श्यामलदास का मानना है कि सारंगपुर के युद्ध में तो महमूद खिलजी को बंदी बना लिया गया था, और 6 महीने तक उसको चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा गया और बाद में उसको रिहा कर दिया गया। कर्नल टॉड, डॉक्टर ओझा और हरविलास शारदा कुंभा की इस उदार नीति को उसकी एक बड़ी भूल मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जो इस उदार नीति को भूल मानते हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या राणा में इतनी क्षमता थी कि वो मालवा जैसे दूरस्थ राज्य पर लंबे समय तक अपना अधिकार रख सके। तो इसलिए और साथ ही मेवाड़ पर गुजरात का भी खतरा मंडरा रहा था, तो इसलिए कुंभा ने मालवा के शासक के प्रति उदारता की नीति अपनाई। पर आधुनिक शोधकर्ताओं का ये मानना है कि 1437 में लड़े गए सारंगपुर के युद्ध का विवरण सही नहीं है। इसमें महमूद खिलजी को बंदी नहीं बनाया गया और ना ही वह बंदी बनकर के कभी चित्तौड़ में रहा। अब्दुल फजल ने अपनी इस घटना का संपूर्ण उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है, जिसकी पुष्टि नैणसी की ख्यात से होती है। 1437 में कुंभा ने जब महपा पंवार को मालवा के सुल्तान ने लौटाने की मांग को ठुकरा दिया तो मालवा पर आक्रमण किया और मंदसौर, जावरा आदि स्थानों को जीतता हुआ वह सारंगपुर पहुंचा, जहां सुल्तान महमूद खिलजी की हार हुई और महाराणा कुंभा ने इस तरीके से सारंगपुर से गागरोन और मंदसौर जैसे स्थानों पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में विजय प्राप्त करके मेवाड़ की जो गिनती है वो शक्तिशाली राज्यों में होने लगी और महमूद खिलजी और उसके बीच एक तरीके से एक लंबे संघर्ष की शुरुआत हो गई, क्योंकि महमूद खिलजी ने सारंगपुर में हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण महमूद ने 1442-43 में किया।
ये सुल्तान ने यह देख लिया था कि इस समय महाराणा बूंदी की समस्या की ओर व्यस्त है और कुंभा का जो विद्रोही भाई था वो मालवा के सुल्तान की शरण में आ चुका था, जिससे सुल्तान को पर्याप्त सहायता मिल रही थी। लेकिन तभी गुजरात के शासक अहमद शाह की मृत्यु हो गई और उसका जो उत्तराधिकारी था महमूद शाह, वो उतना अधिक शक्तिशाली नहीं था, वो बहुत निर्बल था। इसलिए अब पहली बार मालवा को गुजरात के आक्रमण का डर नहीं था। इसलिए महमूद खिलजी को यह समय कुंभा पर आक्रमण करने का सबसे उपयुक्त समय लगा और इसलिए उसने 1442 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। कुंभलगढ़ पर आक्रमण मालवा के जो वृतांतों के अनुसार 30 नवंबर 1442 को महमूद खिलजी ने मालवा की ओर प्रस्थान किया और मच्छिंदरपुर, जिसको कि कुंभलगढ़ भी कहा जाता है, उस कुंभलगढ़ को वो हस्तगत करना चाहता था, जिसकी कुछ समय पूर्व ही कुंभा ने मरम्मत करवाई थी। महमूद खिलजी इस दुर्ग को हस्तगत करने में असफल रहा क्योंकि राजपूतों ने इस स्थान पर अपने प्रथम मोर्चे की व्यवस्था कर रखी थी, जिसका नेतृत्व दीप सिंह नामक सरदार कर रहा था। जो कि इस युद्ध दीप सिंह ने अपने सैनिकों के साथ 7 दिन तक युद्ध किया और बाण माता मंदिर की रक्षा करते हुए वह लड़ता हुआ मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद सेना मंदिर में प्रवेश कर गई और उन्होंने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया, मूर्ति को तोड़ दिया। हालांकि महाराणा कुंभा दीप सिंह की सहायता के लिए स्वयं तत्काल सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करवा पाया क्योंकि उस समय वह स्वयं भी हाड़ौती के क्षेत्र में व्यस्त था। पर जैसे ही उसे सुल्तान के आक्रमण की सूचना मिली, वह चित्तौड़ के लिए रवाना हो गया। और दूसरी तरफ सुल्तान जब कुंभलगढ़ के किले पर अधिकार करने में असफल रहा तो वह भी चित्तौड़ की ओर रवाना हो गया। उसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। सेना का एक भाग उसने महाराणा कुंभा को मार्ग में ही रोकने के लिए भेजा और दूसरे को चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। इसी समय महमूद खिलजी को सूचना मिली कि उसका पिता आजम हुमायूं मंदसौर के निकट मारा गया है। इसलिए महमूद को मंदसौर जाना पड़ा और कुछ दिन मंदसौर रुक कर के वह चित्तौड़ के लिए रवाना हुआ और मार्ग में ऊंचे स्थान पर शिविर लगाकर विश्राम करने लगा। कुछ ऐतिहासिक वृत्तांतों में यह वर्णन मिलता है कि इसी दौरान कुंभा ने रात्रि में सुल्तान के शिविर पर अचानक जोरदार आक्रमण कर दिया। हालांकि यह जो हमला था वह निर्णायक रहा और गोपीनाथ शर्मा के हिसाब से वर्षा ऋतु आने के कारण मेवाड़ जैसे पहाड़ी भाग पे आक्रमण करना कठिन समझकर महमूद वापस लौट गया और वापस लौटती हुई मुस्लिम सेना का कुंभा ने मेवाड़ की सीमा तक पीछा किया, जिसमें दोनों ही पक्षों को हानि उठानी पड़ी और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी विजयों का उल्लेख करते हैं। पर यह सही है कि इस संघर्ष में कुंभा का पलड़ा भारी था। इसके बाद कुंभा की शक्ति का आभास होने पर सुल्तान ने भविष्य में कुंभा से लड़ने से पहले खींचीवाड़ा और हाड़ौती के छोटे छोटे राजपूत राज्यों को जीतने का प्रयास किया और उसी समय गागरोन, जहाँ पर खींची राज्यों का राजपूतों का शासन था और उसी के कारण यह क्षेत्र खींचीवाड़ा कहलाता था और इन खींचियों के साथ महाराणा कुंभा के मैत्रीपूर्ण संबंध थे और एक तरीके से ये पूर्वी सीमा के प्रहरी थे। गागरोन का राजा अचलदास खींची कुंभा का बहनोई था और राजा मोकल के शासनकाल में होशंग शाह के आक्रमण के समय लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था।
उसकी मृत्यु के बाद गागरोन पर मालवा का अधिकार हो गया था, लेकिन अचल दास के लड़के पालहन सिंह ने मेवाड़ी सेना की सहायता से वापस गागरोन दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। अतः अब महमूद खिलजी ने मेवाड़ अभियान से वापस लौटने के बाद फरवरी 1444 में गागरोन पर आक्रमण किया। कुंभा ने गागरोन की सहायता के लिए दाहिर के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जो घमासान युद्ध में मारा गया, और कुछ दिनों बाद पालहन सिंह भी लड़ता हुआ मारा गया, और उसकी मृत्यु के बाद गागरोन पर मालवा का अधिकार हो गया। अब क्योंकि गागरोन पर मालवा का अधिकार हो गया था, इसलिए मालवा के सुल्तान को सीमावर्ती राज्य होने के कारण मेवाड़ में घुसपैठ करने का अवसर मिला। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि गागरोन के किला खिलजी के अधिकार में जाना मालवा के लिए, मेवाड़ के लिए और कुंभा के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। इसके बाद महमूद खिलजी का अगला ध्येय मेवाड़ की पूर्वी सीमा पर स्थित मांडलगढ़ का दुर्ग था। कुंभा ने इस दुर्ग को 1435-36 में बेरीसालहाड़ा से जीता था। अब गागरोन विजय से उत्साहित महमूद खिलजी ने मालवा न जाकर सीधे मांडलगढ़ की ओर कूच किया। कुंभा ने मांडलगढ़ के दुर्ग की सुरक्षा की उचित व्यवस्था कर रखी थी। अतः बनास नदी पार करते ही महमूद खिलजी को राजपूतों से जबरदस्त लोहा लेना पड़ा, और इस सैनिक अभियान में सुल्तान को किसी भी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी और उसे वापस लौटना पड़ा। हालांकि फारसी जो साहित्य है, इतिहास है, उसमें लिखा है कि कुंभा ने 1 लाख से 10 लाख टके दे करके महमूद खिलजी को वापस लौटाया, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण महसूस होता है। शायद आक्रमणकारी सेना ने मेवाड़ी क्षेत्र से ये धन जो है वो लूट में प्राप्त किया हो। तो इस तरीके से ना तो कुंभा की जीत हुई और ना ही महमूद खिलजी की जीत हुई, और कुंभा के छापामार युद्ध पद्धति के कारण शत्रु को वापस लौटना पड़ा। अक्टूबर 1440 में महमूद खिलजी ने मांडलगढ़ पर दूसरी बार आक्रमण किया। इस बार वह मालवा से सीधे रणथंभौर गया, जो उसके अधिकार में था। रणथंभौर से वह मांडलगढ़ की तरफ लड़ा। कुछ दिन संघर्ष और आसपास के क्षेत्रों में लूट खसोट करके वो वापस लौट आया। इस बार के आक्रमण और युद्ध के परिणामों में भी दोनों पक्ष अपनी अपनी विजयों का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पक्ष सही नहीं थे और महमूद खिलजी मांडलगढ़ को लेने में सफल नहीं हो पाया, और ना ही कुंभा महमूद खिलजी को कोई बहुत बड़ी हानि पहुंचा। मांडलगढ़ के दूसरे अभियान में भी जब दोनों पक्ष बराबर की दृष्टि पर रहे, उसके बाद महमूद खिलजी ने राजस्थान के पश्चिमी और केंद्रीय भाग में स्थित अजमेर की ओर ध्यान दिया, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ से राजपूताना के राजपूत शक्तियों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। इसीलिए दिल्ली के सुल्तानों ने इसे प्रारंभ से ही अपने अधिकार में बनाए रखने की नीति रखी थी। किंतु सैयदों के शासनकाल में मारवाड़ के रणमल राठौड़ ने मेवाड़ राज्य के अधिकारी की हैसियत से अजमेर को जीतकर मेवाड़ में सम्मिलित कर लिया। अजमेर के मुस्लिम नागरिकों को राजपूतों के अंतर्गत रहना रास नहीं आया, अतः उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से प्रार्थना की कि वे उन्हें हिंदू शासक से मुक्ति दिलाएं। इसलिए महमूद खिलजी सेना सहित अजमेर पहुंचा और दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल दिया। दुर्ग के रक्षक
गजाधर सिंह ने 4 दिन तक वीरतापूर्वक सामना किया। 5वें दिन वो लड़ता हुआ मारा गया और दुर्ग पर महमूद खिलजी का अधिकार हो गया। इस तरीके से अजमेर की पुनर्विजय से महमूद खिलजी की मुस्लिम जगत में बहुत अधिक प्रतिष्ठा बढ़ गई। किंतु महमूद खिलजी ज़्यादा समय तक अजमेर को अपने अधीन नहीं रख पाया। जब वह दक्षिण के बहमनी सल्तनत के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था तो कुंभा ने पुनः अजमेर को अपने अधिकार में कर लिया। अजमेर की जीत से उत्साहित होकर महमूद खिलजी ने 1456 में पुनः कुंभलगढ़ मांडलगढ़ पर आक्रमण किया। इस समय कुंभा संयोगवश कुंभलगढ़ में ही था और दोनों पक्षों के मध्य लड़े गए युद्ध में मालवा की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। लेकिन इस बार कुंभा ने लौटती हुई मुस्लिम सेना को परेशान नहीं किया, क्योंकि इस समय कुंभा गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की आक्रमण से चिंतित था और इसलिए उसने महमूद की सेना का पीछा न करके गुजरात की आगे बढ़ती हुई सेना को रोकना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि इस समय तक गुजरात की सेना आबू और सिरोही तक आ पहुंची थी। इसी बीच कुंभा का मारवाड़ के राठौड़ों के साथ भी संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसके कारण कुंभा की स्थिति संकटप्रद हो गई और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए दिसंबर 1456 में महमूद खिलजी ने पुनः मांडलगढ़ पर आक्रमण किया। हालांकि मांडलगढ़ के दुर्ग रक्षकों ने शत्रु सेना का प्रतिरोध किया। 10 महीने तक वो इस आक्रमण को विफल करते रहे, किंतु अंततोगत्वा 20 अक्टूबर 1457 को मांडलगढ़ पर महमूद खिलजी का अधिकार हो गया। मांडलगढ़ पर जो अधिकार हुआ उसके कारण कुंभा की स्थिति कमज़ोर हुई, किंतु कुंभा अपनी ही परिस्थितियों में बुरी तरह उलझा हुआ था। एक तरफ से गुजरात का आक्रमण का भय, दूसरी तरफ नागौर की समस्या और तीसरी तरफ रणमल के पुत्र जोधा के नेतृत्व में सिसोदियों पर आक्रमण। इन तीनों समस्याओं के कारण कुंभा मांडलगढ़ की सहायता नहीं कर पाया और महमूद खिलजी को हाड़ा राजपूतों और कुंभा के विद्रोही भाई खेमकरण का सहयोग मिला, जिसके कारण कुंभा को भारी आघात पहुंचा। मांडलगढ़ से लौटने के बाद अब उत्साहित होकर के महमूद खिलजी ने एक बार फिर कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने और उस पर जीतने की योजना बनाई और 1458-59 में महमूद खिलजी ने फिर से एक प्रयास किया। 1467 से में महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर एक और आक्रमण किया, किंतु कुंभा की छापामार युद्ध शैली के कारण सुल्तान इतना अधिक परेशान हुआ, उसकी सेना को इतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा कि वो वापस मांडू लौट गया और उसके बाद उसने मेवाड़ पर कभी भी आक्रमण नहीं किया। मालवा और मेवाड़ के संघर्ष के इस पूरे एपिसोड में हम एक चीज़ देखते हैं कि जहां इस दीर्घकालीन संघर्ष में महमूद हमेशा आक्रांता रहा, वहां कुंभा ने सुरक्षात्मक नीति अपनाई। मालवा एक इलाके को जीतता था, उसके जाते ही कुंभा पुनः उसको अपने अधिकार में कर लेता था। और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अब जब मालवा का सुल्तान वापस लौट रहा था, तब कुंभा ने उसके ऊपर जो आक्रमण किया, उसे जो नुकसान पहुंचाया और निर्णायक पराजय दी, उसके कारण कुंभा की प्रतिष्ठा इतिहास में बढ़ गई। मालवा मेवाड़ संघर्ष के बाद हम मेवाड़ गुजरात संघर्ष के बारे में बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में।